नमस्कार विद्यार्थियों। अपना अगला आज का टॉपिक है काव्य दोष। हम काव्य गुणों को पढ़ चुके हैं और काव्य गुणों को पढ़ते समय जब परिभाषा बताई थी मैंने आपको, तो उस परिभाषा के साथ काव्य दोष की भी बताई थी। दोनों की काफी मिलती जुलती है। एक रस के उत्कर्षक तत्व है और एक रस के अपकर्षक तत्व है। अपकर्षक से मतलब है रस में बाधा उत्पन्न करने वाले, यानी काव्य के आनंद को लेने में जो तत्व बाधा उपस्थित करते हैं उन्हें हम काव्य दोष कहते हैं। जिस प्रकार रस के गुण हैं उसी प्रकार रस के दोष भी हैं। तो हम सीधे सीधे अगर आसान भाषा में देखें तो काव्य को आनंद पहुंचाने वाले रस की प्रतीति में जो तत्व बाधा उपस्थित करते हैं, यानी उस रस का अपकर्ष कर देते हैं, वे काव्य के दोष कहलाते हैं। अब सीधे सीधे हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो स्नातक के तृतीय वर्ष में हैं उनको भी लेकर के चलेंगे और जिन बिंदुओं पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उनको भी साथ साथ हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो हम प्रकार। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आ जाता है कि निम्न में से काव्य दोषों का कौन सा प्रकार नहीं है। तो आपको नाम आने चाहिए, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोष किस प्रकार का है। पहला है शब्द दोष। जब रस में बाधा किसी शब्द विशेष के कारण पैदा हो रही हो तो वहां शब्द दोष है। देखते ही हमें पता चलता है शब्द दोष, यानी इस शब्द के माध्यम से काव्य में दोष उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह शब्द रस की निष्पत्ति में बाधा उपस्थित कर रहा है। दूसरा है वाक्य दोष। इनके अंदर बहुत सारे प्रकार आएंगे, ये मैं इनकी मुख्य प्रकार से वर्गीकरण कर रही हूं आपको। इनके अंदर खूब सारे नाम आएंगे जो आपके स्नातक के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। वाक्य दोष यानी जब दोष या रस का अपकर्ष उस वाक्य के कारण से हो रहा हो और उस वाक्य को बदलते ही दोष का निवारण। ऐसा नहीं है कि दोष का निवारण नहीं हो सकता, दोष का निवारण भी हो जाता है। तो जब वह दोष किसी वाक्य के कारण से है तो वहां पर वाक्य दोष। तीसरा है अर्थ दोष, यानी उस शब्द के कारण से नहीं, उस शब्द के अर्थ के कारण से वहां पर दोष पैदा हुआ है, रस का अपकर्ष हो रहा है या रस निष्पत्ति में बाधा उपस्थित हो रही है, तो वहां पर अर्थ दोष होगा। अब देखो कई पुस्तकों में मैंने देखा है रस दोष, अलंकार दोष। अब जबरदस्ती के इसके वर्गीकरण करे हुए हैं, कोई औचित्य नहीं है इनका। आप मुख्य तीन ही वर्ग याद कीजिए, ये सभी इन सभी के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शब्द अलंकार है उनमें यदि कहीं दोष होगा तो शब्द दोष आ जाएगा। जहां अर्थ अलंकार है वहां पर यदि अर्थ से संबंधित दोष है तो अर्थ दोष में आ जाएगा। इसलिए इन दोनों नामों को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं, आप तीन ही नाम याद कीजिए, शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। अब जो छंद दोष आता है वो हम अलग से प्रकार का अध्ययन करेंगे, वो इन्हीं के अंतर्गत आप मिला सकते हैं। अब चलते हैं हम उन नामों की ओर जो हमारे स्नातक के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है और प्रतियोगी परीक्षाओं में उदाहरण को देकर के पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा दोष है। तो दोनों ही प्रकार से इन उदाहरणों को भी और उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है हमारा च्युत संस्कृति। च्युत संस्कृति दोष। यहां संस्कृति से मतलब है व्याकरण। भाषा की संस्कृति क्या है? व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा का नियम जिस पर भाषा को चलना होता है। तो जो व्याकरण के नियमों से च्युत है, यानी वहां से हट गया है, वहां पर च्युत संस्कृति दोष है। यानी पद्य में ऐसी पंक्तियां जहां व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो या व्याकरण के नियमों का अनुकरण नहीं हो रहा हो, वहां पर च्युत संस्कृति दोष पाया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, क्षण भर रहा उजाला में। अब आप इसको पढ़ते ही पकड़ लेंगे कि ये जो शब्द है यहां पर व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि दिखाई दे रही है। क्या होना चाहिए था इस जगह? उजाले में।
उजाला की जगह यदि इसको उजाले कर, अब देखिए शब्द दोष के अंतर्गत आ गया है। एक शब्द के बदलने से ही जहां दोष दूर हो रहा है वहां शब्द दोष ही है। तो यहाँ उजाला की जगह यदि उजाले हो जाता तो यहाँ पर संस्कृति का अनुकरण यानी व्याकरण का अनुकरण हो जाता और ये दोष का निवारण हो जाता, यानी दोषों का निवारण किया जा सकता है। दूसरा है श्रुति कटुत्व। बड़े आसान आसान से हैं और नाम से ही आपको पता चल जाएगा। श्रुति कटुत्व, श्रुति मतलब होता है कान या सुनना, और कटुत्व यानी जो कड़वा लगे, कठोर लगे, अच्छा ना लगे, यानी ऐसे शब्द या ऐसे वर्णों का प्रयोग जो सुनने में कर्कश लगे, अच्छे न लगे, कटु लगे, कर्ण कटु लगे, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष पाया जाएगा। कैसे, उदाहरण को पकड़ते आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक पंक्तियां सुनी भी है, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता लाती विचारोत्कृष्टता। अब ये जो शब्द है विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, ये सुनने में बड़े ही कर्णकटु लगते हैं, जटिल लगते हैं, तो यहाँ पर रस की निष्पत्ति में बाधा उपस्थित होती है। देखिए, पर क्या न विषयोत्कृष्टता, अब इतना जटिल यहाँ पर शब्द ला दिया। देखिए, विषयोत्कृष्टता, इतने जटिल शब्द की जरूरत नहीं थी। करती विचारोत्कृष्टता, जटिल शब्दों का प्रयोग यानी कर्णकटु शब्दों का प्रयोग देखिए दो प्रकार से है। एक क्लिष्टत्व दोष होता है जहां पर शब्द के अर्थ की प्रतीति में बाधा आती है, यानी वो शब्द इतना जटिल है कि उसका अर्थ समझने में व्यक्ति का इतना दिमाग लग जाएगा कि रस निष्पत्ति में बाधा उपस्थित होगी, वहां तो है क्लिष्टत्व दोष। और श्रुति कटुत्व वहां है जहां कर्णकटु शब्दों का प्रयोग यानी कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर श्रुति कटुत्व है। अप्रतित्व तीसरा है, जहां पर प्रतीत ही ना हो, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसके अर्थ निष्पत्ति मुश्किल हो, यानी किसी विशेष शास्त्र के शब्दों का प्रयोग यहां पर होता है। यानी ऐसे शब्द जिसका सामान्य अर्थ नहीं लिया जा रहा, किसी विशेष शास्त्र में जिसका प्रयोग लिया गया है, और विशेष शास्त्र में वहां पर उस शास्त्र में जो उसका अर्थ है उस अर्थ इन पद्यांशों में, इन पद्य पंक्तियों में किया जा रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य पाठक जो है उसको पढ़ेगा तो आसानी से उसको अर्थ समझ में नहीं आएगा, और अर्थ समझ में नहीं आएगा तो रस की निष्पत्ति भी नहीं होगी। देखिए, तत्व ज्ञान पाकर सभी, योग शास्त्र के शब्द आए हैं इसमें, पाकर सभी आशय हुए दलित। अब यहाँ जो आशय शब्द है योग शास्त्र से लिया गया है, और योग शास्त्र में इसका अर्थ होता है वासना। तत्व ज्ञान पाते ही मन की सारी वासना दलित हो गई यानी कि चली गई, लेकिन एक सामान्य अर्थ आशय का है अर्थ। अब यदि एक सामान्य पाठक पढ़ता है तो वो कहता है कि तत्व ज्ञान पाकर के अर्थ दलित कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर अर्थ प्रतीति में बाधा उपस्थित होती है जिस कारण से दोष उत्पन्न हो रहा है। अगला है हमारा, मैं पहले चर्चा कर चुकी हूं इसकी, क्लिष्टत्व, जहां अर्थ सहज ही समझ में ना आए, बहुत जोड़ तोड़ लगाना पड़े, बहुत गूढ़ अर्थ लगाना पड़े, वहां पे क्लिष्टत्व दोष है, यानी अर्थ समझने में कठिनता, यहाँ सुनने में कटु, दोनों चीजें अलग अलग है। कई विद्यार्थी इन दोनों में गलती करते हैं, तो आप यहाँ सावधान रहिए कि इसका अर्थ अलग है और उसका अर्थ अलग है। जैसे हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम इनमें रत्ती ना फेर, देखिए अलग अलग शब्दों का अर्थ निकालते हुए यहाँ पर मूल अर्थ तक पहुंचा गया है। हेम सुता, लगाइएगा अर्थ, बहुत दिमाग लगेगा। हेम सुता, हेम मतलब हिमालय, सुता मतलब उनकी पुत्री यानी पार्वती, पति, पति यानी उनके, हेम सुता पति यानी पार्वती के पति शिव,
वाहन, शिव का वाहन कौन है? बैल, वाहन प्रिय। हेम सुता पति वाहन प्रिय, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बैल की बात हो रही है। सीधे सीधे भी कहा जा सकता था तुम इनमें रत्ती ना फेर, यानी तुम में और एक बैल में जरा सा भी फर्क नहीं, यानी बैल की बुद्धि की तुलना नायक की बुद्धि से की गई है। उसको बुद्धि में कमतर बताना है, इसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक सामान्य पाठक के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है इसका अर्थ लगा पाना। आगे चलते हैं। ग्राम्यत्व, ग्रामत्व यानी जहां ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग अब इसे अदरवाइज ना लीजिएगा। ग्रामीण भाषा के शब्द अश्लील नहीं होते, बड़े ही अश्लील और बड़ी उत्कृष्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस बात का मतलब है वो ये है कि जो शिष्ट समाज में प्रयुक्त न किए जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग, जो अश्लील ना कहलाएं तो वो तो अश्लील है। और ऐसे शब्द जहां शिष्ट समाज में यानी एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जहां होता है वहां पर रस निष्पत्ति के अंदर बाधा जिस वजह से होती है वहां पर ग्राम्यत्व दोष है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इन्हें गंवारू शब्द भी कह सकते हैं शिष्ट समाज में, अशिष्ट शब्द या गंवारू शब्द, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मूड पे मुकुट धरे है सोहत है गोपाल, मूड पर, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब ये मूड शब्द देख लीजिए, मस्तक की बात हो रही थी, उसकी जगह एक गंवारू शब्द का प्रयोग करके रस दोष यहाँ पर उत्पन्न कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे ग्राम्यत्व दोष है। अगला है अश्लीलत्व, इससे मिलता जुलता है। मैंने दो मिलते जुलते दोषों को इसीलिए साथ लिया है ताकि जो गलती अधिकतर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में करते हैं वो यहाँ पर न करें। स्नातक स्तर पर इस तरह की गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि विस्तार से लिखने वाला उत्तर आया है तो हमें लिखते लिखते याद आ जाता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के समय हमारे पास समय की अल्पता रहती है तथा मिलती जुलती दो चीजें सामने नहीं आती तो हम उनमें भेद भी नहीं कर पाते। अश्लीलत्व यानी कि जहां ऐसे अश्लील शब्द यानी जिनको सुनते ही लज्जा या जुगुप्सा या अमंगल का भाव जहां पर पैदा होता है वहां पर अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे बड़ी सहजता से समझ जाएंगे। रावण के दरबार में है अंगद का पात, रावण के दरबार में स्थित अब देखिए इसकी जगह पद भी प्रयोग में लाया जा सकता था, पद पंकज प्रयोग में लाया जा सकता था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करके अश्लीलता का समावेश कर दिया गया और इसकी वजह से यहाँ पर रस निष्पत्ति में बाधा होते ही अश्लीलत्व दोष पैदा हो जाता है। इस शब्द को हटाते ही परिवर्तित करते ही दोष का निवारण हो जाता है। अगला है हमारा न्यून पदत्व, एक से है न्यून पदत्व और अधिक पदत्व, मिलते जुलते हैं न्यून पदत्व और अधिक पदत्व। क्या मिलता है इनमें? न्यून पदत्व में पंक्ति में कहीं एक पद मिसिंग होगा, कहीं एक पद नहीं होगा जिसकी वजह से अर्थ प्रतीति नहीं होगी, और अधिक पदत्व में एक पद अधिक होगा, यानी दो पद ऐसे होंगे जिनका अर्थ एक सा होगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। तो दोनों ही कमी भी दोष पैदा कर रही है और उसकी अधिकता भी दोष पैदा करती है। कैसे देखें? जंग जपा कदली हुई बारी, जंग यहां ये मिटा रही हूं मैं, छपा
जंग छपा कदली होई बारी। यहाँ जंगा के सामने जो है कदली का दिखाया गया है वर्णन, केला बाड़ी में जाकर के छिप जाता है। तो यहां सामने शब्द के लिए कोई शब्द नहीं आया, उसको पाठक को अपने आप अपने मस्तिष्क से उस जगह पर भरना होता है, तभी अर्थ की प्रतीति होती है, अन्यथा नहीं होती। जंगा के सामने केला बाड़ी में जाकर छिप गया, तो सामने जंग, या तो जंग देख करके या जंग के सामने, ऐसा कुछ यहाँ पर वर्णन नहीं हो रहा। पाठक को अपने आप उसका अर्थ लगाना पड़ता है। इसलिए इस शब्द की अर्थ देने वाला कोई भी शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होने के कारण न्यून पदत्व, यानी एक पद यहाँ पर न्यून है, इस प्रकार का दोष पाया गया है। अधिक पदत्व बिल्कुल इससे एकदम उल्टा है। सुनिए, लिपटी पुहुप पराग, लिपटी पुहुप पराग, सनी श्वेत मकरंद, सनी श्वेत मकरंद। अब देखिए पुहुप पराग, तो पराग तो पुहुप में ही होता है, पुहुप मतलब पुष्प, और कहीं पराग होता ही नहीं। तो यहाँ पर पुहुप की आवश्यकता ही नहीं थी, ये अधिक पद है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसको लिख दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर अधिक पदत्व दोष आ गया है। दो तीन बड़े सामान्य से दुष्क्रमत्व, पुनरुक्त प्रकाश इत्यादि हमारे और रहे हैं, बड़े ही आसान से हैं और सहज ही अर्थ समझ में आ जाने वाला है, और परीक्षा में उन पर बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा भी बहुत कम ही करती हूं। पुनरुक्त दोष, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, बिल्कुल उसी प्रकार पुनरुक्त दोष है, जहां शब्द की आवृत्ति हो जाती है या अर्थ की आवृत्ति हो जाती है, वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार यदि है, यदि वो सौंदर्य पैदा कर रहा है तो अलंकार है, और यदि रस निष्पत्ति में बाधा पैदा कर रहा है तो वो काव्य का दोष है। दृश्य रहा रम्य, या देखिए एक ही अर्थ को देने वाले कितने शब्द आएंगे, दृश्य रहा रम्य, सुंदर, मंजुल, मनोहर, सभी शब्दों का एक ही अर्थ है। यहां रम्य तक बात पूरी हो गई थी, ये तीन शब्द निरर्थक ही डाल दिए, पुनरुक्ति हो रही है, एक ही बात का दोहरान हो रहा है, जिससे रस का कहीं उत्कर्ष नहीं हो रहा बल्कि अपकर्ष ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह दोष पाया जाता। और यदि उत्कर्ष हो जाता तो यहाँ पर यही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता। अब दो बड़े ही सामान्य से दुष्क्रमत्व और अक्रमत्व, दो बड़े ही आसान से दोष हैं। दुष्क्रमत्व में जहां क्रम जो है शास्त्र का विरोध कर रहा है, लोक या शास्त्र का भी। बहुत इसके उदाहरण, ये जो उदाहरण अब मैं बताने जा रही हूं आपको, ये प्रतियोगी परीक्षा में बार बार एक ही उदाहरण दे करके पूछा गया है, और इन दोनों दोषों में अंतर मांगा गया है, और गलतियां विद्यार्थी करते हैं, दोनों को ही ऑप्शन में दे देते हैं। सिर्फ इसी दृष्टि से इस दोष को पढ़ाना यहाँ पर उचित था, और इस उदाहरण को देने के लिए ही मैं इसका नाम लेने जा रही हूं। मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन यहाँ पर हनुमान जी की बात हो रही है। मारुत नंदन मारुत को, मन को, और खगराज को, खगराज से मतलब है गरुड़, वेग लजायो। अब आप देख सकते हो, हवा का वेग, मन का वेग, यानी हवा का कम वेग है, उससे तेज वेग मन का है, और खगराज का वेग उससे ज्यादा बता दिया गया। गरुड़ का वेग क्या मन से भी तेज हो सकता था? लोक और शास्त्र के नियम का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से यहाँ दुष्क्रमत्व दोष पाएगा। ये उदाहरण आप याद कर लीजिए, इस उदाहरण को देख करके बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए।
अंतिम हमारा है जो अक्रमत्व। बहुत कम प्रश्न इसमें बनते हैं। जब वाक्य रचना की दृष्टि से, यानी व्याकरण की, आप देख लीजिए कि यहां पर ये वाला दोष है। जब वाक्य रचना की दृष्टि से क्रम जो है वो शब्दों का सही न हो तो अक्रमत्व दोष पाया गया है। घंटों लेके हरि जननी, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठी। यहां पर देख लीजिए, ये घंटों शब्द बाद में आ सकता था तो वाक्य का क्रम व्याकरण अनुसार हो जाता और वाक्य दोष यहां पर नहीं होता। ये बड़ा ही सामान्य सा था, बहुत कम बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये 11 के 11 महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी को दोबारा से लिखने का प्रयास करें, उदाहरणों को याद करें और कोई संशय हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा करें। धन्यवाद।